प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जानेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो किसके रिलेटेड है, इसके अंदर क्या क्या आता है। फिर उसके बाद इसके हम टाइप्स देखेंगे और लास्ट में एक और टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक्चुअली में है क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक टेबल दिया गया है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टेबल में क्या दिया है, ये टेबल में ना, जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्या दिया है, यहाँ पे मंथली खर्चा दिया है कि एक महीने में आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो और कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे विस्तार से सब कुछ दिया गया है। जैसे डेली फूड में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, महीने का 6,000 रुपए हम खर्चा कर दे रहे हैं, जो हम डेली का खाना खाते हैं ना उसमें। इसके अलावा हमने 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म खरीद लिए, यूनिफॉर्म वही मतलब कपड़े खरीद लिए, जिसमें हमने कितना खर्चा कर दिया, 2,000 रुपए खर्चा कर दिया। स्कूल का स्टेशनरी खरीदा, जिसमें हमने 500 रुपए खर्चा कर दिए। इसके अलावा हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर, यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब मेडिसिन वगैरह लेकर के आए, दवाई का कितना हो गया, 450 रुपए हो गया। ठीक है, मोबाइल बिल, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन में क्या आ जाएगा, जैसे आप जा रहे हो थिएटर्स वगैरह में मूवी देखने, तो इसमें हमने 500 रुपए खर्चा कर दिया। और मोबाइल बिल ये हमने भरा लिया 1,000 रुपए का। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी हमने खरीदे 1,000 रुपए के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आने जाने का खर्चा, जैसे बस, रेलवे, रिक्शा, तो इसमें 2,600 रुपए खर्चा हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें कितना खर्चा हुआ भाई, 1,500 रुपए। टूरिज्म में कितना खर्चा हुआ, 4,000 रुपए। और बैंक इंस्टॉलमेंट में कितना, 3,000 रुपए। हो सकता है बैंक से हमने मतलब बैंक से पहले से पैसे लिए हो, तो वो जब हम बिल पे कर रहे थे उसका, ये इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, एक रेगुलर टाइम होता है, रेगुलर इंटरवल, जितना मतलब उतना टाइम बीतेगा ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो हमें फिक्स टाइम के बाद एक अमाउंट देना पड़ता है ना बैंक को, तो ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो बैंक का इंस्टॉलमेंट हमने कितना दिया, 3,000 रुपए। और ये सब जोड़ करके टोटल हमारा महीने का खर्चा कितना आता है दोस्तों, तो टोटल हमारा मंथली एक्सपेंडिचर होता है बच्चों 22,550, यानी कि हम एक महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं, तो 22,550 रुपए। ठीक है, अब देखो आपको एक बात बताती हूँ। चलो, ये तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया कि हम इतना इतना खर्चा कर रहे हैं। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका जो मंथली इनकम है ना, वो कितना है, सपोज करो 20,000 रुपए, और आपका एक्सपेंडिचर कितना है भाई, आपका एक्सपेंडिचर है 22,550, यानी कि आप अपने इनकम से एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। ओके, तो इनकम से एक्स्ट्रा खर्चा अगर हम करेंगे तो ऐसे बात बनेगी क्या, नहीं, हमारे ऊपर तो फिर कर्जा हो जाएगा, दूसरों से हमें पैसे मांगने पड़ेंगे, है ना। तो आपको अभी क्या करना है, इसी पैसे में एडजस्टमेंट करना है कि आपका 20,000 में ही पूरे महीने का खर्चा चल जाए। आपको कुछ ऐसा यहाँ पे टेक्निक लगाना है। देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आप खर्चा कर रहे हो, माइनस करके देखो, है ना, 5 इधर 2, यानी कि 2,550 रुपए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। ये मतलब जितनी भी आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, लेकिन उससे आप 2,550 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, यानी जो आपको ये 20,000 रुपए मिल रहे हैं ना, इसी में आपको अपना पूरा महीने का खर्चा निकालना है। और ये भी कोशिश करनी है कि आपकी कुछ सेविंग्स भी हो जाए, है ना। जो भी हम कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा कोशिश करना है कि इसमें कुछ सेविंग भी हो जाए और जो हमारा खर्चा है वो 20,000 के अंदर में ही हो जाए। तो अब बताओ, इसमें से आप क्या क्या घटाना चाहोगे, क्या क्या कम करना चाहोगे। देखो, आप कहीं पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो क्या, एक्स्ट्रा खर्च को आप सबसे पहले हटाओगे। तो बताओ, डेली फूड को तो नहीं हटा सकते, खाना नहीं मिलेगा भाई, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, वो तो हमें चाहिए। ये देखो, बाइंग 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म, अगर आप एक सेट यूनिफॉर्म का खरीदोगे तो भी तो काम चल जाएगा। क्या जरूरत है 2-2 जोड़ी कपड़े लेने की, एक जोड़ी ले लो, है ना, बस एक ही ले लो, कपड़े हो जाएगा। तो चलो, यहाँ से मान लीजिए 1,000 यहाँ से मैंने हटा दिया, लो भाई 1,000 हटा दिया। ये जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रही थी इसमें से मैंने 1,000 माइनस कर दिया, है ना, तो 055 यहाँ बचा। अभी भी 1,500 रुपए में एक्स्ट्रा खर्चा कर रही हूँ, तो अब मुझे कहाँ पे घटाना होगा, 1,550, है ना।
तो अब मैं कहाँ पर माइनस करूँ, स्कूल के स्टेशनरी वो तो लगेगी ही, मेडिकल एक्सपेंडिचर इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज, है ना, दवाई नहीं खाओगे तो और बीमार हो जाओगे। फिर रिक्रिएशन मनोरंजन, हाँ देखो बच्चों ये जो मनोरंजन में ये आप झूठ मूठ का 500 रुपये लगा रहे हो, थिएटर वगैरह में जाकर के मूवीज वगैरह देख रहे हो, है ना, या फिर कहीं और अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, इसको आप कम कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपके पास एक रास्ता है, इसको आप कम कर सकते हो। या फिर ये टूरिज्म, टूरिज्म मतलब क्या होता है, कहीं पे हम घूमने जाते हैं ना उसको कहते हैं टूरिज्म, तो इसको भी, इसको चाहो तो आप हटा सकते हो। तो चलो हम टूरिज्म को हटा सकते हैं, कौन सी जरूरत है हमें जाने की, जैसे अगर हम टूरिज्म में 4000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे बस 1000 ही खर्चा करो ना, बाकी 3000 रुपये बचा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3000 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, राइट। समझ में आया कि नहीं। तो देखिएगा जब हम क्या करेंगे, ये 1000 रुपये यहाँ से निकाल देंगे और 3000 रुपये यहाँ से निकाल देंगे, है ना, तो टोटल हम एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर रहे थे 2550 बराबर, और इधर से 3000 उधर से, यानी 4000 जो है इसमें से निकल जाएगा। तो ये जो 22000 देखिएगा 22550 रुपये थे ना, अब इसमें से आप 4000 कम कर दो, यहाँ से हमने 3000 कम किया, यहाँ से 1000 कम किया, तो कितना अब आ रहा है 5 5, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ पे 1, यानी 18550 रुपए में आपका जो पूरा महीने का खर्चा है वो चल जाएगा। जब आप एक्स्ट्रा खर्चा को निकालोगे तब बिना मतलब का हम ये खर्चा कर रहे थे, और ये भी बिना मतलब का ही था कि टूरिज्म में 4000 रुपये लगा दिए, 1000 में चले जाओ, कहीं पास में ही चले जाओ टूरिज्म घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे बजट के अंदर आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, 20000 हमारी सैलरी है ना, तो इसमें से हम अपना पूरे महीने का खर्चा भी निकाल लेंगे और कुछ पैसे हम बचा भी लेंगे, है ना, क्योंकि 18550 हो रहा है, इसमें से हम कुछ पैसे बचा भी लेंगे। तो देखो बच्चों हमने ये पूरे प्रोसेस में किया क्या, हमने हमारे पास जो पैसा था ना उसका हमने मैनेजमेंट किया कि नहीं, जो हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे उसको हमने निकाल दिया, और फिर हमें पता चला कि अरे मेरा तो यहाँ पर पूरे महीने का खर्चा इतने में ही हो सकता था, ये तो मैं फालतू की चीजों में खर्चा कर रही थी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनेंस का मैनेजमेंट किया। तो ये जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, फाइनेंस का, यही से शुरुआत होती है किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये जो टर्म है ना दोस्तों वो यहीं से आया है। जैसे हम अपनी फैमिली में भी मैनेजमेंट करते हैं ना, हमारी फैमिली में क्या होता है कि महीने में हमारे घर पे सैलरी आती है, ठीक है, तो अब वो सैलरी का कहाँ पर हमें यूज करना है, जैसे आपकी मम्मी के पास आता होगा पैसे, है ना, आपकी मम्मी के पास महीने में जब महीना खत्म होता है तो उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो मम्मी डिसाइड करती है ना कि उन पैसों को हमें कहाँ पर खर्चा करना है, ठीक है। तो जो भी जरूरत वाली चीजें होती हैं पहले उनके ऊपर फोकस किया जाता है, बाद में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर एक्स्ट्रा पैसा बचा तब जाके एक्स्ट्रा चीजें लेंगे, वरना फिर नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है ना, अब आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना अब नया मोबाइल फोन चाहिए, मुझे तो आईफोन चाहिए, राइट। तो अब आपकी मम्मी अब अचानक से तो आपको वो आईफोन नहीं दिलाने वाली, वो कहेंगे बेटा 2-3 महीने तू जरा रुक जा, फिर उसके बाद मैं तुझे आईफोन दिला दूंगी। तो उन्होंने 2-3 महीने रुकने के लिए क्यों कहा है, ताकि वो क्या करेंगी, हर महीने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगी, और फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा, 2-3-4 महीने के बाद आपको वो आईफोन लेकर के दे देंगी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी फाइनेंस का मैनेजमेंट किया, यानी जो उनको हर महीने पैसे मिल रहे थे उसमें से कुछ उन्होंने बचाया और फिर आपके लिए सामान जो है वो खरीद करके दिया। तो यहाँ पे आपकी मम्मी ने क्या किया, फाइनेंस का मैनेजमेंट ही तो किया। तो यही से शुरुआत होती है हमारे इकोनॉमिक्स की। तो पढ़िएगा। चलिए ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अब बच्चों, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स का ऊपर से आपको समझ में आया ना क्या होता है, इंट्रोडक्शन तो समझ गए। आओ अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में बताती हूँ। देखिएगा हमने ये जो अबव एक्टिविटी डिस्कस की, राइट, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यू विल रियलाइज दैट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस इज मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि फैमिली में जो ये फाइनेंस का मैनेजमेंट हो रहा है प्यारे बच्चों, ये मेनली किससे रिलेटेड होता है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। क्योंकि हमारा जितना इनकम होता है हम सोचते हैं कि हमारा खर्चा उतना ही हो, उससे कम में ही हो जाए, है ना। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, है ना, उल्टा हमें ही परेशानी होगी। इसीलिए आपकी जितनी इनकम है ना उतने में ही आपको रहना सीखना चाहिए। ओके, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, दिस लेड टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। यहीं से जो इकोनॉमिक्स है इसकी शुरुआत होती है, राइट। अब देखिएगा बच्चों, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स टर्म्स है ना, ये जो इकोनॉमिक टर्म है ये कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या फिर इसका मतलब क्या होता है, फैमिली मैनेजमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, फैमिली मैनेजमेंट भी बोल सकते हो,
ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया भाई, ओ इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या होता है, फैमिली मैनेजमेंट, राइट। तो फैमिली मैनेजमेंट और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, वो काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जैसे हम फैमिली में फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, कि कौन सा पैसा हमें किस प्रकार से खर्चा करना है, इनकम कितनी है, सारी चीजों को हम कैसे देख रहे हैं, अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं ना, कुछ इसी प्रकार से ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये भी होता है दोस्तों। ओके, हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में, हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स हमारी किस में मदद करता है, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें उन्हीं रिसोर्सेज में क्या करना है, लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन का नेचर क्या होता है भाई, मतलब लालच से भरा हुआ। जैसे कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है ना, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। पहले हमारे मन में रहेगा, अरे हमें तो ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब आपको वो मिल जाएगा ना, फिर आप सोचोगे कि नहीं, थोड़े दिन के बाद आपका मन उससे भर जाएगा, नहीं हमें तो ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन का नेचर ऐसा ही होता है कि वो कभी भी पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं होने वाला। अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन की, राइट। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इन्हीं में कैसे ह्यूमन के जो वांट्स है उसको पूरा करना है। तो इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करता है, इसी में हेल्प करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने में। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज टाइम, मनी, लेबर, लैंड इफेक्टिवली। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसकी मदद से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि हमारा टाइम, पैसा, लेबर मतलब वही मजदूर, लेबर, और लैंड, इसका हम किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से हम यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मांग है ना वो पूरी हो पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका मान लीजिए क्या है बच्चों, चलो लेबर, या फिर हम लैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, लैंड है। अब ये लैंड में अगर आप कुछ उगाओगे नहीं, इसको ऐसे आपने खाली छोड़ दिया ना, आपने यहाँ पे कुछ फसल उगाई ना, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, तो क्या ये हमको बेनिफिट देगा, नहीं देगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि अगर आपको इसका यूज करना है प्रॉपरली तरीके से तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे खेती कर लो, या फिर आप ना इस लैंड का यूज करो, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ, तभी जाके आपको प्रॉपरली प्रोडक्शन जो है वो मिल पाएगा। तो ये चीज हमें कौन बताता है बच्चों, इकोनॉमिक्स बताता है। देखिएगा, हाउ टू सेटिस्फाई द इनफाइनाइट नीड्स ऑफ द पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इज द स्टडी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आया, यानी जो अनलिमिटेड वांट्स है, इनफाइनाइट नीड्स है ह्यूमन की, उसको पूरा करने में हेल्प करता है यही इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो हमारे लियोनेल रॉबिन्स है, ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक प्रकार से साइंस की तरह है। ठीक है, तो जो क्या करता है, जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है पूरा सिंपल सा कि ये एक साइंस के जैसा ही है। ठीक है, जैसे वो क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करता है। ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा है, वो लालची टाइप का है, यानी कि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो जाती है, ये सबके में होता होगा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि जो उसका एंड्स एंड स्केयर्स मतलब जो उसके अनलिमिटेड वांट्स है प्यारे बच्चों, और जो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनके बीच में रिलेशन को वो स्टडी करता है, किस प्रकार से पूरा करना है, इसमें वो हेल्प करता है। कौन, इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ और बातें समझते हैं। जैसे कि हम फैमिली में क्या करते हैं, हमारे फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी सिटी की बात करो, विलेज की बात करो, या फिर स्टेट की बात करो, या फिर कंट्री, या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करो, वहां पर भी जो मैनेजमेंट है ना फाइनेंस का, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे जो हमारी सरकार होती है, हर साल आप देखते होंगे कि हमारे देश में बजट पेश किया जाता है, पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कहाँ पर कितना पैसा हम लगाने वाले, इतना % यहाँ पे लगाएंगे, रेवेन्यू का इतना % यहाँ पे लगाएंगे, है ना, डिफेंस में। ये सारे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो आकर के पहले ही पार्लियामेंट में बोल देते हैं, है ना, सब कुछ बोल देते हैं। तो वो वहां पे क्या किया जा रहा है, वो नेशनल लेवल पे फाइनेंस जो है उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जैसे हम अपने फैमिली के लेवल पे करते हैं, छोटे लेवल पे, वैसे ही जो हमारी सरकारें हैं, है ना, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चा करना है। यानी पूरे देश का जो फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, वैसे ही किसी शहर में फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है ना। तो यही आपका इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब देखिएगा, geographically speaking, the enterprise related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy. On a global level, there are 3 types of economies. देखो बच्चों,
यहाँ पर क्या बोला गया है, इकोनॉमी हम किसको कहते हैं, तो ज्योग्राफिकली अगर बोलोगे तो द एंटरप्राइजेज रिलेटेड टू द, मतलब वो एंटरप्राइजेज जो किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही बेचना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंजम्पशन यानी उसको कंज्यूम करना, जैसे हम सामान लेकर के आते हैं उसको कंज्यूम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम दुकान से बिस्किट खरीद करके लेकर के आए, कोई भी बिस्किट, और उसको हमने खा लिया, पेन लेकर के आए उसको हमने लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुड्स का कंजम्पशन किया ना, तो वो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, सर्विसेज का मतलब क्या होता है बच्चों, सेवाएं, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब हमको देते, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाऊंगी, ट्रेड चैप्टर में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इन अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एन इकोनॉमी, ओके। सो ग्लोबली अगर हम बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ना 3 टाइप्स है, कौन कौन से हैं भाई, आइए जरा देख लेते हैं। तो पहला आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो जाएगा, दूसरा आपका सोशलिस्टिक होगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों मिक्स्ड टाइप का इकोनॉमी, ठीक है। तो आइए जरा हम इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों क्या क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है ना, इसमें जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन के साधन होते हैं, उस पे कौन अपना स्वामित्व रखता है, किसका अधिकार होता है, तो जो हमारे ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, उनका अधिकार होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक तो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा होता है भाई पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो जैसे जो भी कोई भी कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर कब आएगी, जब उसको कोई प्राइवेट पर्सन हैंडल करते होंगे, राइट। और पब्लिक में क्या आएगा, पब्लिक यानी जब सरकार उस चीज को हैंडल करती होगी तो वो हमारा पब्लिक में आ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे जो है हमारे देश में कौन हैंडल करता है, हमारे जो सरकार है वो हैंडल करती है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट। और प्राइवेट में हम एयरलाइंस को ले लेते हैं, एयरलाइंस को कौन हैंडल करता है, तो अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज है, जेट कंपनीज, वो हैंडल करती हैं ये एयरलाइंस को, ठीक है। तो एयरलाइंस को वो जेट कंपनीज वाली मतलब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे, और ये जो रेलवे हमारे देश में हैंडल किया जाता है वो सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो वो हमारा पब्लिक में आ जाएगा। तो ये होता है प्राइवेट और ये होता है आपका पब्लिक, ओके। तो देखिएगा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, जो हमारे प्रोडक्शन के साधन है, उसका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है जिस भी देश में, तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। यानी जब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन दिस इज कॉल्ड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ओके। और इनका यहाँ पर मेन एम क्या होता है, मेन एम इनका यही होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये इनका एम होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, कौन कौन से देशों में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों, तो जर्मनी, जापान एंड यूएसए, यहाँ पर हमें ये इस टाइप की जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो देखने के लिए मिलती है। यानी कि वहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस पर किसका अधिकार होता है, कौन उसको मैनेज करता है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो गया दोस्तों। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ना कुछ नुकसान भी है, फायदे तो है कि आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, प्रॉपरली आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जानते हैं आप सभी लोग, सब कुछ हाई फाई ही रहेगा। यानी अगर कोई यहाँ पे गरीब इंसान है तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सैलरी कम है, उसके पास पैसा कम आ रहा है, तो वो इतनी हाई फाई सर्विसेज को कैसे मतलब क्या कर पाएगा, कैसे उसको ले पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देखिएगा इसका तोड़ निकाला गया सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, तो देखिएगा जब ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का किसके हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में, यानी हमारी सरकार के हाथों में, तो फिर ऐसे देश में जो इस प्रकार की जब सिस्टम होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, राइट। देखिएगा the means of production belong to the society as a whole, that is the government's control, okay। गवर्नमेंट के मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगा, चाहे वो एयरलाइंस का बोल लो, रेलवे का बोल लो, या फिर और भी कोई सर्विसेज है, पोस्ट वगैरह है ना, तो ये सब किसके हाथों में रहती है, गवर्नमेंट के ही हाथों में रहती है। तो ये आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई चीज सरकार के हाथ में है तो सरकार हमेशा क्या करना चाहेगी, लोगों का कल्याण करना चाहेगी, है ना। तो इसका मेन एम हो जाता है प्यारे बच्चों सोशल वेलफेयर का। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, चाइना एंड रशिया, ये लोगों ने क्या किया है, सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी को स्वीकार किया है। कौन कौन, चाइना एंड रशिया, ठीक है, याद रहेगा, देशों के नाम याद कर लो, ठीक। अब आइए हम इसमें बात करते हैं
मिक्स्ड इकोनॉमी की। देखो बच्चों ये भी काफी हद तक ठीक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं था। अब सब कुछ सरकार के हाथों में है ना, तो सब कुछ सरकार ही संभाल रही है, प्राइवेट लोगों के हाथों में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे वैरायटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी नहीं। तो जो लोग यहाँ पे ज्यादा कमाते रहेंगे उनको भी वही चीज लेनी पड़ेगी, और जो कम कमा रहे हैं उनको भी वही चीज लेनी पड़ेगी, है ना। यानी जो थोड़ा सा हाई लेवल का है उसको स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, सबको एक समान रूप से देखा जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी, है ना। तो फिर अब यहाँ पे इसको हटाकर, मतलब ये है वैसे है, अब इसका तोड़ निकाला गया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यानी ये भी है ये भी है, तो ये कौन कौन से देशों मैंने आपको बता दिया, ये भी। अब उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों का ये मिक्सचर होता है। यानी यहाँ पर इस वाले इकोनॉमी में कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक यानी कि सरकारों के हाथ में होती हैं, राइट। तो जब ऐसा होता है, कोएग्जिस्टेंस होता है दोनों का, प्राइवेट एंड पब्लिक का, तो फिर ऐसे इकोनॉमी को हम कहते हैं बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। और इनका मेन एम क्या होता है, तो यहाँ पे मेन एम दोनों हो जाते हैं, प्रॉफिट भी कमाना, ठीक है। जैसे जो प्राइवेट लोग रहेंगे उनका मेन एम हो जाएगा प्रॉफिट कमाना, और जो बाकी सरकार है ना उनका मेन मुद्दा क्या हो जाएगा बच्चों, लोगों की भलाई करना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स एंड अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। इंडिया देखिएगा बैलेंस होता है सोशल वेलफेयर का एंड प्रॉफिट का। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो इंडिया हो गया, स्वीडन हो गया और यूके, यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया है, इस सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक वाले को, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कैपिटलिस्टिक जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। मेन एम होता है प्रॉफिट को कमाना। एग्जांपल है जर्मनी, जापान एंड यूएसए, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सोशलिस्टिक की। इसमें क्या होता है, लोगों की भलाई करना मेन मुद्दा यहाँ पर होता है, और इसमें जो साधन होते हैं हमारे उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उस पर किसका अधिकार होता है, तो पब्लिक यानी कि सरकार का होता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, चाइना एंड रशिया, ये लोगों ने क्या किया है, वहां पर इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट किया है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एक साथ चलते हैं, प्रॉफिट कमाना भी एम होता है और लोगों की भलाई करना भी। एग्जांपल है इंडिया, हमारे भारत में दोनों हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और स्वीडन, यूके, राइट। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वैरायटी मिल जाती है। जो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनको थोड़ा हाई लेवल का चाहिए, तो वो प्राइवेट में जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ पर होता है और पब्लिक स्कूल भी होता है, गवर्नमेंट स्कूल भी होता है। तो जो थोड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं जो लोग है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। और जो, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो उनके मम्मी पापा उनको क्या करते हैं, ये कहाँ भेजते हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपका इनकम कैसा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। हमारे यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो जिनको जहाँ जाना है वहां पर जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होती है, वैरायटी होती है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सब कुछ सरकारी है भैया। अगर आप बड़े आदमी हो तो भी आपको उसी सरकारी वाले अस्पताल में ही जाना पड़ेगा, अगर आप छोटे आदमी हो तो भी आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, ओके। और इसमें तो एकदम हाई लेवल है ना, सब कुछ प्राइवेट, तो वहां पे तो ज्यादा पैसा लगता ही है। तो ये तीनों हैं हमारे इकोनॉमिक्स के टाइप, इकोनॉमी के टाइप। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम चले अब आगे, आइए यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, तो फटाफट से इसको देख लो। ऑक्यूपेशंस, ठीक है, ऑक्यूपेशन हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। आप बोलेंगे कैसे, देखो ऑक्यूपेशन, आप सोचिए ना कि अगर हमारे देश की ज्यादा जनता टर्शरी और सेकेंडरी टाइप के सेक्टर्स में एंगेज रहेगी तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट तेजी से होगा, है ना। बट हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे देश को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी यहाँ पर खेती ज्यादा होती है और खेती से रिलेटेड सारे काम किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमी। ठीक उसी प्रकार से पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो भैया इकोनॉमी जो है वो उसमें थोड़ा घटाव आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है तो फिर आप तेजी से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो
अफेक्ट करती हैं किसको, इकोनॉमी को। ज्योग्राफिकल एरिया एंड नेचर ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया, वही ज्योग्राफिकल एरिया अगर अच्छा रहेगा सर, सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो करेंगी तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपका नुकसान ही होगा, हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। पॉलिटिकल सोवरेनिटी यानी पॉलिटिकली भी तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना हमारे देश में जो भी चीजें चल रही है। अगर पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस रहेगा तो भी वो हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा ही, है ना। मतलब जो पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ जा रही है। तो अब ऐसे कैसे देश का विकास होगा, अगर देश का विकास करना है तो सभी को एकजुट आना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। तो वो बात यहाँ पर हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन है, ये है हमारे एडम स्मिथ साहब, ये थे इकोनॉमिस्ट। ओके, तो इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, जब कब आई थी, 1776 में। एंड इन्होंने इकोनॉमिक्स को बस एक लाइन में डिफाइन कर दिया था। क्या कहा था इन्होंने कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, ये ना साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी कि जैसे हम साइंस में कैसे हर चीज का सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ का ये पूरा सिस्टमेटिक वे में जब हम अध्ययन करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक्स। ओके, चलो अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, चलिए हम इसकी फटाफट से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ना व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, देखो हम देख पढ़ते हैं ना, ग्लोबल मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो समझिएगा ये ना कुछ इससे रिलेटेड, जैसे इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, वही मतलब हम फाइनेंस का क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, यानी पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है। तो मान लीजिए अगर हम दो देशों के साथ ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सब भी इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी मतलब यही हुआ कि हमारे देश का जो मतलब ये है ना, जैसे हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको दूसरे देशों के साथ लाना, ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं। हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था उसके बाद हमने इसको रोका हुआ था, बट फिर बाद में हमने क्या किया था, इसको स्टार्ट कर दिया था और बाहरी देशों के साथ हमने ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इसको आने से क्या फायदा है, जैसे मैं हूँ, ओके, मैं इंडिया से हूँ, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर मान लीजिए मुझे बाहर किसी कंट्री में जाकर के अपना बिजनेस लगाना है, वहां पे अपना प्लांट लगाना है, तो ये मैं कर सकती हूँ। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ रहता तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बस इंडिया एक बाउंड्री में रह करके ही ट्रेड करना पड़ता। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो मैं अगर चाहूँ अमेरिका में या फिर कहीं पर भी जाकर के वहां पे अपना प्लांट लगा करके बिजनेस आराम से कर सकती हूँ। या फिर कोई बाहर वाला आदमी है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपने प्लांट्स लगाना चाहता है, तो वो भी लगा सकता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। क्यों नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो चलिए आइए जरा फटाक से हम देख लेते हैं। तो द रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकिंग द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, समझ में आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को बनाना। वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब, देखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, तो इट इज बॉर्डरलेस इकोनॉमी। बॉर्डरलेस का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम किसी कंट्री से सामान मंगाना चाहते हैं या फिर वहां पे सामान भेजना चाहते हैं तो वो हम फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इस देश में आप सामान नहीं भेज सकते या फिर इस देश से आप सामान नहीं मंगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। सामान हो या फिर कैपिटल हो, लेबर हो, अगर किसी को काम करना है बाहर जाकर के, देखते हैं ना हमारे देश से जो लेबर है वो जाते हैं बाहर देश में काम करने के लिए, राइट। वैसे ही कैपिटल का हो, सर्विसेज का हो, सब कुछ होता है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि हमें अपने कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लेकर के आना है, ठीक है। देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया जाता है इस ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के फंक्शंस क्या है भाई, आइए फटाक से देखते हैं। तो देखो बच्चों इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि हमें मतलब इकोनॉमिक्स की वजह से हमें डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मतलब बनाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए। देखो बच्चों जैसे आप सोचिए कि कोई एक ही, मान लीजिए यहाँ पर इस
इस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले कितने परिवार है, बस 10 परिवार है ना। और आप यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है वो बनाया जा रहे हो, मतलब प्रोडक्शन बिंदास किए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग परिवार बस 10 है, तो क्या आपका सामान यहाँ पे बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा, आपका एक्स्ट्रा सामान बच जाएगा, राइट। तो आपको ये इकोनॉमिक्स क्या बताता है, आप इकोनॉमिक्स के अंदर ना यहाँ पे स्टडी करोगे कि लोगों की डिमांड क्या है ना, उस हिसाब से आपको सप्लाई करना पड़ेगा, इनके डिमांड को समझना पड़ेगा कि ये किस चीज की मांग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली उसको स्टडी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तब जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इन लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजों का जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। एंड मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, यानी इकोनॉमिक्स की ही वजह से, देखिए इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसको कम से कम किया जाए। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आ रहा है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, तो ये पूरा पेन खर्चा करने में मतलब पूरा पेन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए ये पूरा पेन बनाने के लिए, ये ऊपर वाला बनाने के लिए मान लीजिए 2 रुपए लगा और इसका कैप जो है वो 1 रुपए में आ गया, तो कुल इसका खर्चा कितना आया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया इसका, तो ये आता है हमारा 3 रुपए, है ना। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी जो भी नेशनल इनकम है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिना किसी भेदभाव के। एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि आगे क्या नीड्स होने वाली है तो वो हमें इकोनॉमिक्स से पता चल जाता है और फिर उसके बाद हम अप्रोप्रिएट प्रोविजंस कर पाते हैं। एंड डिसाइडिंग फॉर होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, और ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसके लिए हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये सारे काम होते हैं किसके भैया, इकोनॉमिक्स के, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये होता है कंप्लीट। देखो हमने हर चीज को कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया और इसी वीडियो में कंप्लीट किया। अब उसके बाद आता है आपका ये एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, वो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन।